तो अभी पिछले 4 दिनों में हमने जो भी पढ़ाई की, बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बेसिक केपी एस्ट्रोलॉजी, इसका आज हम रिवीजन करने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन करके आपके एक्सप्रेशंस हमें बताएं, हमें समझ में आए कि आपको क्या क्या समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया है। ये आपके एक्सप्रेशन से हमको मालूम पड़ता है। अभी हम कई सवाल करेंगे, ये जो 4 दिनों में हमने जो पढ़ाई की उन्हीं सारे विषयों पर। तो राकेश जी, हाँ आप सर। दो लिंक से जुड़े हो क्या? नहीं सर, तो मैं कौन से? कल कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जुड़ा हुआ तो था मैं, लेकिन 8-9 मिनट बाद जुड़ पाया था। प्लस कुछ आवाज का इश्यू था मेरे, जहाँ पे मैं था उस जगह। नहीं नहीं, अभी आप दो जगहों से जुड़े हुए हो क्या? नहीं, एक ही जगह जुड़ा हुआ हूँ सर मैं तो, मेरे नंबर से। अच्छा, ये आरजी कौन है? आरजी आई डोंट नो, मेरा नहीं है सर कोई। सर ठीक ये है, मैं रुचिका। सर मैं अच्छा, रुचिका। ओके 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 ओके। तो मेहरबानी करके सब लोग अपना जो है वो कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि हमें भी मालूम हो सके कि किसे किसे समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज। श्वेता जी, डॉक्टर वंदना जी, राकेश जी, शिव कुमार जी, गुरुदत्त जी, जोशी जी, संदीपा जी, और कौन है, निशा जी। जरा प्लीज अपना कैमरा आज चालू रखिए। थोड़ा समय जो है हमें प्रॉपरली एक दूसरे के साथ चर्चा करनी है कि पिछले 4 दिनों में जो हमने पढ़ाई की वो कहाँ कहाँ कितना कितना सबके समझ में आया है, ताकि वो हिसाब से हम आगे की जो पढ़ाई है फिर वो हिसाब से हम करेंगे। लिशा जी, प्लीज पुट योर कैमरा ऑन। राकेश जी, कैमरा शुरू कीजिए। राकेश जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी। बिल्कुल आ रही है सर। लिशा जी प्लीज, अनिता जी प्लीज, शिव कुमार जी। सर ऑलरेडी किया है मैंने तो कैमरा ऑन। लिशा, लिशा, नॉट निशा। LISH है, लिशा। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने किया हुआ है। अनीता जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? जी सर। लिशा जी, आपके कैमरा की तबीयत ठीक है? एक और कोई जुड़े हैं? एक्चुअली 8 क्लासेस है और नाइट टाइम पे हम लोग कंफर्टेबल नाइट क्लोथ्स में है, तो अरे इसलिए आपकी सुनिए सुनिए मैडम, आपकी फेस दिखानी है, बाकी कुछ नहीं देखना चाहते हम। सर हमें आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के समझ में आता है, बस, बाकी कुछ नहीं होता। हाथ पे पकड़ के रखना तो पड़ेगा। हाँ, तो कैसे है, दूसरे कौन है? नीतू जी, प्लीज पुट योर कैमरा ऑन। हमने पिछले 4 दिनों में जो भी कुछ पढ़ाई की उसमें अभी हम कुछ सवाल करने जा रहे हैं। हमने शुरुआत में जो पढ़ाई की थी वो थी राशियों के बारे में, राइट? हमने राशियों के कुछ तत्व बताए थे सभी को। गुरुदत्त जी आपको याद होंगे, राइट? तो हम एक एक सवाल करेंगे, कुछ गिने चुने सवाल हैं, तो हमें भी थोड़ा अंदाजा होगा कि किसने पढ़ाई की नहीं की, किसे कितना समझ में आया। वो हिसाब से फिर आगे की पढ़ाई अपनी हो सकेगी। अरुण जी, प्रवीण जी, कोशिश कीजिए अपना कैमरा ऑन करने की। तो हमने 12 राशियों के कुछ गुणधर्म बताए थे। अब उन 12 राशियों में मान लीजिए कि मेष राशि है। अग्नि तत्व सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमारा सवाल ही आया नहीं। आपने तत्व पूछा था अभी, कौन से तत्व राशि हो वो गए? वो सब पे सवाल करेंगे कहा था। अच्छा। नीतू जी, एरीज मेष का ओनर कौन है, राशि लॉर्ड? एरीज साइन, मेष राशि, राशि लॉर्ड कौन है, राशि ओनर? जोड़े मार्स है। राइट राइट राइट। और डॉक्टर वंदना जी, मिथुन राशि का तत्व क्या है, जरा बता सकेंगे? मिथुन राशि का वायु। राइट राइट, ओके।
संदीपा जी, आप हमें सिंह राशि यानी फिफ्थ लियो साइन का तत्व बता सकेंगी? सर फायर। ओके ओके। निशा जी, आप हमें वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के बारे में ये बताइए कि ये राशि है, ये डुअल है या मूवेबल है या इमूवेबल है? निशा महेश्वरी जी, आपसे सवाल हो रहा है। आप आपका माइक अनम्यूट कीजिए और हमसे बात कीजिए। निशा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम आपको अनम्यूट करने के लिए बोलिए, अनम्यूट कर सकते हो आप? निशा महेश्वरी जी? सर नहीं, नमस्कार। नमस्कार। सर एक चीज बोलना था आपको, वो आपने करेंगे ना, जो पहले हम कुछ सवाल कर रहे हैं, वो सवाल जवाब का सेशन खत्म होने दीजिए, फिर आगे की अच्छा बातें ठीक करेंगे। ठीक ठीक शिव है सर। कुमार जी, शिव कुमार जी कहीं गए हैं? ठीक है। दूसरा कौन है? श्वेता जी। श्वेता जी, आप मीन राशि यानी पाइसेस साइन के राशि लॉर्ड के बारे में बताइए। कौन है राशि लॉर्ड? सर गुरु है। गुरु है। उसका तत्व आपको ध्यान में है श्वेता जी? जल जल तत्व है। जल तत्व है। वो डुअल है या? यस, 12 है, राइट 12। राइट ओके। पेरीवाल जी, आप हमें धनु राशि के बारे में बताइए। सर इसका लॉर्ड गुरु है, ये द्वि स्वभाव राशि है और राइट, और इसका तत्व फायर अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व है। निकुंज जी, आप हमें कुंभ राशि के बारे में बताइए। एक्वेरियस। एक्वेरियस है शनि। हाँ, और आगे? वो तो आपने राशि लॉर्ड बताया। हाँ हाँ। और उसका वो भी सर जल तत्व राशि है। और डुअल और वो याद नहीं है सर, डुअल फिक्स्ड याद नहीं है। तो मैं जवाब दूं इसका? प्लीज। कुंभ राशि वायु तत्व है उसका, वो राइट, फिक्स्ड है, इमूवेबल, ओके ओके। और उसका लॉर्ड शनि है, वेरी Saturn। गुड वेरी गुड। अब आप में से कोई हमें बता सकेगा कि सर कुंभ राशि तो स्थिर होती है ना, मूवेबल थोड़ी होती है सर। स्थिर होती है, बिल्कुल स्थिर बोला, होती है। आपको शायद सुनने में कुंभ गलती राशि होगी। स्थिर होती है, यस, फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड, मूवेबल नहीं होती, इमूवेबल। मूवेबल होती है। इमूवेबल है। और क्या ये कोई बताएगा कि जो कृष्णमूर्ति पद्धति के लिए जो भाव बनाए जाते हैं उसके लिए कौन सा टेबल ऑफ हाउसेज यूज किया जाता है? कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है? हमने आपको उसकी जानकारी 2-3 बार बताई थी। प्लेसिडस प्लेसिडस सर। सिस्टम, राइट ओके ओके। अब आप ये बताएंगे कि थर्ड हाउस से राकेश जी, तीसरे सर। स्थान से क्या क्या देखा जाता है? तीसरे स्थान से पराक्रम देखा जाता है एक तो, राइट है ना, और छोटे भाई बहन देखे जाते हैं। राइट। और तीसरे स्थान से दो चीज ध्यान है सर। तीसरी ऑनलाइन इंटरनेट डॉक्यूमेंटेशन, शॉर्ट ट्रिप्स, राइटिंग। शॉर्ट शॉर्ट ट्रिप्स, कम्युनिकेशन, राइटिंग। कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट और छोटी यात्रा ये। यस यस। चलिए नीतू जी, फिफ्थ हाउस से क्या क्या देखा जाता है? सर प्लीज पार्डन, किस हाउस से? 5वां स्थान, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस से सर एजुकेशन, प्रोजेनी,
मंत्र साधना, आर्टिस्टिक स्किल्स प्रजनन प्रजनन प्रजनन, लेकिन फिफ्थ हाउस में संतान भाव फिफ्थ हाउस हमारा वैदिक में फिफ्थ हाउस इज एजुकेशन, लेकिन केपी में वो एजुकेशन नहीं गिना जाता, राइट? केपी में एजुकेशन कौन सा भाव गिना जाता है? 4th हाउस होता है। फोर्थ हाउस। एंड हायर एजुकेशन 9th house। नाइन्थ हाउस। फिफ्थ हाउस से सब लव भी देखा जाता है। फिफ्थ हाउस से लव अफेयर भी देखा जाता है, रोमांस, लव अफेयर। ओके, अब एट्थ हाउस से क्या देखा जाता है? 8th से आकस्मिक बढ़ा हुआ धन देखा जाता है, छुपा आकस्मिक हुआ धन, लेगेसी, हेल्थ, डेथ, विरासत में धन एस्ट्रल जाता है। पक्ष, ओके, सर हिडन नॉलेज, ऑकल्ट साइंस, ऑक्कर साइंस, ऑकल्ट साइंस। रिसर्च, इंजीनियरिंग, रिसर्च, इनलाज हाउस। स्ट्रेस, जाखड़ जी अपना कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज। हाँ, तो अब ये हुई बात 8वें स्थान की। अब हमें प्रशांत सावंत, हाँ आप बोलिए। हमें 9वें स्थान के बारे में कुछ बता सकेंगे? हाँ, लंबी यात्रा ये है। जी, हाँ, उच्च शिक्षण यानी Right. हायर एजुकेशन, राइट। आध्यात्मिक आध्यात्मिक भी उससे देखा जाता है। परफेक्ट। और पिताजी का स्थान है ना। केपी में 10वां है। सर फादर रिलीजन केपी में 10th हाउस है। 10th हाउस है, राइट। ओके, सर भाग्य, 9वें से भाग्य, मेन तो भाग्य होता 9वें से भाग्य है। लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग Right. ट्रेवल, लॉन्ग है। अभी आपको ये, क्योंकि ये भाग्य की बात आई है, तो आपको एक और हम जानकारी देंगे। 9वें स्थान से 9वां स्थान कौन सा होता है? कौन सा सर? 9th हाउस से 9th हाउस कौन सा होता है? फिफ्थ हाउस, फिफ्थ, उसे प्रारब्ध का स्थान माना जाता है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि भावत्व भावम करके अपने पास एक सिस्टम है वैदिक में, और उसका कहीं ना कहीं केपी में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आपको देखने मिलता है। जैसे 90 से 9वां भावत भावन के हिसाब से ये हुआ आपके प्रारब्ध का, यानी व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू, आपके भाग्य का जो स्टोर है वो 5वां है। संचित Okay. कर्म, संचित कर्म, इसे प्रारब्ध कहा जाता है। जी। ओके, संचित कर्म यानी व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू। सर प्रारब्ध भी तो 2 तरह के होते हैं, मतलब एक पुराने वाले, बहुत ज्यादा पुराने, और एक इमीडिएट पास्ट वाले। एवरीथिंग इज प्रारब्ध। जो आपके नसीब के स्टोर रूम में रखा हुआ है ना, वो प्रारब्ध है। आपकी हाँ। जमा पूंजी है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है। ठीक है, ठीक है सर। उसी तरह से अगर आप 10वें से 10वां देखोगे तो कौन सा हाउस होता है? 7वां हो जाएगा सर। राइट। तो जो आदमी रिटेल बिजनेस करता है या बिजनेस करता है, तो उसका 7th हाउस से बिजनेस देखा जाता है, और अगर वो रिटेल बिजनेस में है तो 10 और 3 का कॉम्बिनेशन होता है। समझ में आ रही है आपकी बात? सर इसको 3 से कॉम्बिनेशन किस लिए देखेंगे, मतलब 10 से 7वां आपने बता दिया। रिटेल बिजनेस में 3rd हाउस इसके लिए देखा जाता है क्योंकि रिटेल बिजनेस इज ऑफ पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, दैट इज कम्युनिकेशन, राइट? अच्छा। आपका सोशल मीडिया 3rd हाउस है। बस। सर तो 10 and 3 का कॉम्बिनेशन, 7 and 3 का कॉम्बिनेशन। 7 and 3rd, ओके सर। 10वें का 10वां, 7वां। राइट। आप लोग इसके नोट्स भी बना सकते हो, लिख भी सकते हो बीच बीच में, कोई बात नहीं है। सर ये तो आप पीडीएफ हमको देंगे तो अच्छा रहेगा ना, टेबुलेशन फॉर्म में। जब हमारी चर्चाएं होती है ना, तो काफी सारी बातें जो है ना वो जहन में रह जाती है, वरना हम सोच रहे हैं कि आगे का जो कोर्स होगा ना उसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग और पीडीएफ के हम अलग चार्जेस लगा दिए जाएं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि सोचते हैं कि हम सिर्फ वीडियो ही देखें और पीडीएफ ही पढ़े, हो जाएगी हमारी पढ़ाई।
ये जब नहीं हम सर, लेकिन इंटरेक्शन क्या करते हैं ना, वो लिखते इंटरेक्शन पहले जब फिर हम आपको करते बोलते हैं हैं। ना, एक मिनट रुकिए, होल्ड योर हॉर्सेस। जब हम ये चर्चाएं इस तरह से करते हैं ना, इस वजह से काफी सारी चीजें हमारे ब्रेन में छप जाती हैं। ओके, सर वो तो ठीक है, लेकिन वो इमीडिएट तो सर रहती है, फिर डार्क हो थोड़े रहा है, टाइम बाद निकल जाती है, और अगर थोड़ा लिखने में लाइट लगते हैं करो। तो जो आप बोलते हैं वो कई चीजें अरे छूट जाती भैया हैं। हम भी एक पीडीएफ एक ही बार देंगे, 24 घंटे हाँ, के बाद आप भूल जाओगे कि पीडीएफ मिला था, आप पढ़ोगे नहीं कब उसको आप? तो उसको रिवाइव करेंगे ना बार बार। अरे आप कैसे करोगे, आप भूल जाओगे, आपको पीडीएफ मिला था ये भी भूल जाओगे। अभी यहाँ पर प्रवीण जी कहाँ हो आप हो? हेलो प्रवीण जी, आए नहीं, वो आपको अनुभव बताएंगे उनके। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चर्चाएं छोड़ करके हम बेटर है कि एस्ट्रोलॉजी की चर्चा करें। ओके, क्योंकि यहाँ पर सब लोग सीखने के लिए आए हैं। ये सारी चर्चाएं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हो सकती है बहुत सारी। अभी अगर आप एक और आपको फंडा समझाएंगे हम, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि आप लोग काफी कुछ समझ चुके हो। मैं ये तो नहीं कह सकता पूरा, क्योंकि 4 दिन सफिशिएंट नहीं है। आप लोगों में से कितने लोगों ने रिवीजन किया होगा या पढ़ाई की होगी वो पीडीएफ खोल के या वीडियोस देखे होंगे, उसका तो मुझे अंदाजा मिल रहा है। कुछ वीडियोस पे 18 व्यूज हैं, और वो भी किसी ने पार्ट में देखे होंगे तो व्यूज बढ़ ही जाएंगे। एक ही आदमी ने 20-20 मिनट करके देखा तो व्यूज 18 क्या 20 भी हो सकते हैं या 50 भी हो सकते हैं। तो ज्यादा लोगों ने वीडियोस खोल के देखे नहीं है। और जहां तक पीडीएफ का सवाल है, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि हर एक को समय होगा पीडीएफ पढ़ने का। इसीलिए आज के ये जो क्लास है इसमें हम चर्चा के लिए बैठे हैं। तो चर्चा के दौरान आपको इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त हो रही है, ऐसे नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं हो रही है। बहुत बड़े नहीं हो रहे थे। तो ऐसा है कि आप देखेंगे जब एक बच्चे का जन्म होता है, राइट, तो ये तो सबको पता है कि बच्चे की डिलीवरी मां करती है, बराबर है। मां के शरीर से बच्चा बाहर आता है, तो वुमेन मेक्स अ चाइल्ड, ठीक है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन अ चाइल्ड मेक्स अ मदर, ये किसी ने सुना है? सर अभी थोड़े दिन पहले ही कहीं पे हमने ये चर्चा सुनी थी कि भाई बच्चे से माँ को पोषण मिलता है। हम आपको बता रहे हैं, अ चाइल्ड मेक्स अ मदर क्या होता है कि जब भी एक महिला का ब्याह होता है, शादी होती है, राइट, उसके बाद जब वो बच्चे को जन्म देती है तब उसका जो वजूद है वो पत्नी से, बीवी से हट करके एक मां का हो जाता है। ठीक बात है सर। तो विदाउट अ चाइल्ड अ वुमेन कैन नॉट बी अ मदर। वो जन्म दे या अडॉप्ट करे, मां बनती है, राइट। बच्चे के सिवा वो मां कहला सकती है, मां का स्टेटस बनेगा, राइट। उसी तरह से हमने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद होगी, कि कोई भी प्लेनेट हो, कोई भी हाउस हो, ना वो फुल्ली पॉजिटिव हो सकता है ना फुल्ली नेगेटिव हो सकता है, राइट। अगर एक बच्चे का जन्म हुआ तो वो बच्चा, उसका शरीर, अगर उसका स्वास्थ्य हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं, राइट, उसका अस्तित्व हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं, तो सेकंड हाउस हम देखते हैं उसका पोटेंशियल, हिज फैमिली। क्योंकि सबसे पहले वो किससे मिलता है? परिवार से, घर के लोगों से। बाहर वालों को तो बाद में पहचानेगा, पहले तो घर वालों को पहचानना शुरू करता है, राइट। तो हालांकि फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस का विरोध कर रहा है ना। फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस का विरोध कर रहा है ना, 12th हाउस हो रहा है वहां से। एक तरह से उस एंगल से देखा जाए तो नेगेट भी कर रहा है सेकंड हाउस को फर्स्ट हाउस, लेकिन सेकंड हाउस फर्स्ट को करेगा ना नेगेट। अभी पहला स्थान दूसरे स्थान से विरोध में बैठा है ना, 12th में बैठा है ना। सेकंड हाउस से अगर आप गिनोगे, सेकंड हाउस से गिनेंगे तो, राइट। अगर आपका व्यय स्थान आपका 12वां स्थान है ना, राइट सर। उसी तरह से सेकंड हाउस का व्यय का स्थान क्या है? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट जी हाउस। सर। तो दोनों एंगल हो सकते हैं देखने के। फर्स्ट एंगल के लिए सेकंड हाउस वेल्थ है, पोटेंशियल है। अब ये पोटेंशियल दो तरीकों का होता है। एक वो जो ये परिवार या परिवार का संचित धन जो हमें मिलता है परिवार से, राइट, और दूसरा हम जो खुद क्रिएट करते हैं, राइट। तो फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस को भी क्रिएट करता है।
यानी एक तरफ फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस को नेगेट कर रहा है, दूसरी तरफ फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस को क्रिएट कर रहा है। आप समझ रहे हो बात को? जी सर, इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो इसीलिए हमने कहा कि कोई भी भाव पूरी तरह पॉजिटिव नहीं होता, पूरी तरह नेगेटिव नहीं होता। इस विषय में हमने आपको इस वजह से ये जानकारी दी। सर ये ग्रह को भी लगा सकते हैं और हाउस को भी लगा सकते हैं कि घर भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता और हाउस भी पॉजिटिव नेगेटिव। करेक्ट। अब हाउस का तो प्लेसमेंट आप चेंज नहीं कर सकते, ग्रह तो घूम रहे हैं तो उनका प्लेसमेंट चेंज हो सकता है, राइट? राइट। तो इस तरह से जब ये पूरा चक्र काम करता है तो ये सारे चेंजेस आपको देखने मिलते हैं। उसी ग्रह के मतलब एक ही महादशा चल रही हो, जो दशा चल रही है उसकी अंतरदशा में आपको पॉजिटिव भी इफेक्ट देखने मिलेंगे, नेगेटिव भी इफेक्ट देखने मिलेंगे। ओके। सर क्या ये यूनिवर्सल रूल है कि विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन हाउस? लेट मी कंप्लीट। आपको पॉजिटिव भी देखने मिलेंगे, नेगेटिव भी देखने मिलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन हाउस। ओके, फोर्थ हाउस अगर एक्टिव हुआ है तो फिफ्थ हाउस को नेगेशन हो रहा है, राइट? कर सकता है नेगेट, तो फिफ्थ हाउस के लिए नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, राइट? जी सर। एट द सेम टाइम थर्ड हाउस की वेल्थ में इजाफा बढ़ोतरी हो सकती है, राइट? जी सर। तो इस तरह के ये पूरे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो अभी जो पिछले 4 दिनों में जो कुछ पढ़ाया गया, इसके ऊपर एक अगले 8 मिनट हम डिस्कस करेंगे। आपके हमें फीडबैक चाहिए, इसे क्या समझ में आया नहीं आया। उसके बाद फिर अगले 20 या 25 मिनट हम थोड़ी नई जानकारी दोबारा आपको देंगे। तो लेट अस इंटरैक्ट विद ईच अदर। सर आपने अभी बोला कि वो जैसे फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस को नेगेट कर रहा है, अगर सेकंड हाउस से गिनेंगे तो फर्स्ट हाउस 12वां हो गया, करेक्ट? राइट। हाँ, अब सर उसके बाद मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आपने क्या समझाया, वो बीच में मेरे को लिंक समझ में नहीं आई। मतलब आपने बोला कि यहाँ से वो 12वां हो गया, लेकिन फर्स्ट में वो फर्स्ट रहा, ये बोलना चाह रहे थे क्या आप? हम ये कह रहे थे और कह रहे हैं अभी तक, जब बच्चा पैदा होता है करेक्ट, तो सबसे पहले अपने परिवार को देखता है, राइट? यस सर। तो सेकंड हाउस वेल्थ भी होता है, सेकंड हाउस फैमिली भी होता है, राइट? यस सर। सेकंड हाउस उस बच्चे का पोटेंशियल भी होता है, राइट? यस सर। करेक्ट है? यस सर। और यही परिवार की वेल्थ, जमा धन, जमा पूंजी उस बच्चे को जब आगे मिलती है और उस पूंजी को और बढ़ाता है, वो सेकंड हाउस क्रिएट भी करता है, राइट? यस सर। वेल्थ क्रिएट करता है ना इंसान। यस सर। और अगर वो खर्चा करे, अगर जमा पूंजी परिवार से मिली हुई या परिवार में पड़ी हुई रखी हुई, अगर वो खर्चा करे तो वो नेगेट कर रहा है सेकंड हाउस को, राइट? यस सर। और अगर वो उसको बढ़ा रहा है तो अपना पोटेंशियल बढ़ा रहा है, राइट? यस सर। इसके लिए हमने आपको क्या उदाहरण दिया था कि अ चाइल्ड क्रिएट्स अ मदर, राइट? यस सर। तो क्रिएशन क्या हो गई? सेकंड हाउस से फर्स्ट हाउस स्ट्रांग भी बन सकता है उस वजह से, वेल्थ की वजह से, और उसी वेल्थ की वजह से कमजोर भी बन सकता है, राइट? अगर वेल्थ खत्म हो जाए तो वो कमजोर हो गया, धन नाश कर रहा है, तो फर्स्ट हाउस को वीक ही कर रहा है ना। करेक्ट सर। तो कहां से हो रहा है? तो वो मनुष्य जो ये काम कर रहा है वो कौन सा हाउस है? फर्स्ट हाउस है। वो सेकंड हाउस को खराब कर रहा है, यानी नेगेट कर रहा है। और अगर वो सेकंड हाउस को इंप्रूव कर रहा है
धन की परिस्थिति बढ़ा करके तो फर्स्ट हाउस की भी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। यस सर। तो उसकी जड़ें पिछले घर में है ना बेसिकली, अगर वो बढ़ा रहा है तो। सर इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फर्स्ट हाउस आप सेल्फ हैं और सेकंड हाउस आपकी फैमिली है, वो सप्लीमेंट कर रहा है। एग्जैक्टली, तो हमने वही कहा, सेकंड हाउस पोटेंशियल है फर्स्ट हाउस के लिए। यस यस, दैट इज एग्जैक्टली। गुरुदत्त जी। जी सर। हाँ, आप बताइए। सर मुझे मेरे बेसिक सारे क्लियर हो गए। एक आध डाउट था मुझे कि जैसे कि हाँ, हमने रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले आपने एक मैडम ने पूछा था कि अगर 7th कस्पल सबलॉट 2, 7, 11 को ही नहीं देता तो हम 2 या फिर 11th कस्पल सबलॉट देख सकते हैं। क्या ये रूल बाकी के इवेंट के लिए भी एप्लीकेबल है क्या सर? 2, 6, 10, 11 जैसे नौकरी का अगर छठवा घर 2, 6, 10, 11 नहीं देता तो क्या हम उस केस में दूसरा या फिर 10 या 11 सबलॉट देख सकते हैं क्या सर? बिल्कुल देख सकते हैं ना। वो तत्व हमने सिखाई उसके लिए। अगर आपको याद होगा तो पहले ही दिन यहाँ पर किसी पार्टिसिपेंट ने पूछा था कि आप इतना डिटेल में सिखाओगे तो 1 साल भी कम पड़ेगा, राइट? लेकिन जो चीजें जरूरी है, जो कंसिडरेशन में लेनी पड़ेगी हमें आगे, उसको छोड़ करके अगर हमने आपको सिखाया तो क्या सिखाया? जी सर, अभी तक तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए सर। हाँ, तो आपको समझ में जो कुछ समझ में आया है, जो क्लियर हो, उसमें 1-2 बातें तो आप बताएंगे? हाँ सर, जैसे कि मुझे पहले तो ये क्लियर हो गया सर कि जब हम देखते हैं कोई भी इवेंट्स निकालते हैं तो सभी के सभी आने चाहिए। अगर शादी का इवेंट निकालते हैं 2, 7, 11 में से 2 भी आना चाहिए, 7 भी आना चाहिए, 11 भी आना चाहिए। बीबीए में ये मेरा सवाल था। फिर दूसरी बात कि कल मैंने बहुत सारे सवाल आपसे भी 1 to 1 भी पूछे थे क्लास शुरू होने से पहले कि डुअल मैरिज के ऊपर, वो भी मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए सर। अब बुक पब्लिश होने के लिए कौन से हाउस का कॉम्बिनेशन जरूरी है, इसकी जानकारी हमें कौन देगा? आप सभी लोगों ने कैमरा दोबारा बंद कर दिए, प्लीज अपने कैमरा चालू रखिए। 3rd, 9, 10, 11। सर जी, आप तो ज्योतिष जानते हो, आप तो रुक जाओ जरा। सर 3, 6, 10, 9। 3, 6, 10, 9। ओके ओके। और पेपर में अगर आर्टिकल, न्यूज़पेपर में या मैगजीन में आर्टिकल छपे तो उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन जरूरी है? सर उसके लिए 9, 11। 3, 6, 10, 9। 3, 9, 9, 11। 3, 9 जा रहे हैं। 3, 9, 11 सर। ओके ओके। और अगर आपकी ट्रांसफर हुई हो, किसी की ट्रांसफर हुई हो जॉब में, तो क्या कॉम्बिनेशन देखा जाएगा? 10 3 बार है। 10, 3, 12। ओके, 10, 3, 12। ये हम लोगों ने कल ही किया था, बराबर? जी सर। ओके। अब आप हमें ये बताइए कि अगर किसी के पूर्वज एक्सपायर होने पे उसे अगर प्रॉपर्टी का लाभ होगा तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? 8, 11। सॉरी, 4, 8। 4, 11, 12। 4, 8, 11। 11। 4, 8, 11। तो 4 और 8। सर इसमें आपने अलग अलग बताया था, यदि घर की प्राप्ति होना है तो 4, 8, 11। देखिए, जब हमें वारसात में, यानी जब किसी के एक्सपायर होने पर, किसी की मृत्यु होने के बाद जो हमें सक्सेशन में मिलता है, और वो प्रॉपर्टी अगर है तो 4, 8, 11 है, और अगर वो वेल्थ है तो 2, 8, 11 है। ये हमने कल ही बताया था आपको। वेल्थ इज सेकंड हाउस, प्रॉपर्टी इज 4th हाउस। 8, 11 यानी क्या है? 8th इज बिना कष्ट का पैसा, राइट? बिना कष्ट का गेन 11th हाउस से जो मिलेगा हमें, राइट? अगर किसी ने घर परचेज करना है तो वो क्या कॉम्बिनेशन होगा? 4, 11, 12।
4 11 12 और अगर किसी को घर गिफ्ट में मिलेगा तो क्या कॉम्बिनेशन होगा? चार 4 आठ 11 4 8 11 11 4 8 11 4 8 11 आठवां कहाँ से आया? गिफ्ट की बात हो रही हाँ है। आठवां गिफ्ट नहीं ना, आठवां नहीं आएगा। सॉरी 4 11 4 11 और टू भी तो आएगा तो उसकी वृद्धि हो रही है जो। हाँ धन की कहाँ बात हो रही है? प्रॉपर्टी की बात हो रही है। घर अच्छा गिफ्ट प्रॉपर्टी किया गया। 4 और 11 411 4 11 ही होगा सर। हाँ, और अगर आपको किसी ने कैश गिफ्ट की हो, तो 2 11 पैसे गिफ्ट किए हो, भले चेक से हो चाहे कैश में हो, सर 2 6 2 11 8 11 2 11 211 11 8 तो हर चीज में नहीं आता। 8 आपको हमने स्पीड बताया कि किसी की मृत्यु होती है और हमें जो विरासत में मिलता है उनसे, अच्छा उसके लिए 8 हाउस है। वेल कैश गिफ्ट क्या हुआ सर? 2 11 अरे भाई, शादियों में आजकल एनवलप दिया जाता है कि नहीं? जी सर। उसमें शादी में कोई मर गया है और हम दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं, खुशी में दिया जाता है वो। तो एग्जैक्ट भी हो रहा है ना, 6 हाउस से 2 6 7 नहीं लेंगे क्या? 2 11 तो मैंडेटरी हाउसेस हैं। 6 आपका कब होता है? जब आपने रूटीन काम किया, जॉब किया, ओके सर। या आपने किसी से कुछ एक्सट्रैक्ट किया। राइट, यहाँ आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। आपने शादी में अगर किसी ने आके आपको एनवलप दिया, या आपके कोई रिश्तेदार दिल्ली से आए थे, तो आपके बच्चों को नहीं खर्ची दे जाते हैं? कहीं से आए थे, फरीदाबाद से आए थे, कहीं से आए थे, राइट, देते हैं ना। परंपरा है कई जगहों पर आज भी कि बच्चों को थोड़ा सा 500-1000 रुपए दिए जाते हैं, बराबर है। जी सर। तो वो क्या है? दैट इज 211। तो सर इसका मतलब तो ये हो गया कि जब शादी का पीरियड है, शादी हो रही है, उस वक्त शादी वाले घर एक्टिवेट होंगे, तो ये 211 भी ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली एक्टिवेट रहेंगे, मतलब आपके हिसाब से तो, क्योंकि पैसा तो आएगा उस वक्त शादी में। शादी के वक्त शादी के हमने कौन सा कॉम्बिनेशन लिया हुआ है? 7 to 11 अब आपका सवाल क्या था? अच्छा 211 तो आ 7 गया, उसमें 11 ऑलरेडी आ गया। हाँ, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि बेसिक लॉजिक जो है ये सबके पीछे का, वो किस तरह से लगाना है, किस तरह से लॉजिक यूज करना है, अप्लाई कैसे करना है, और उसके लिए ये जरूरी कि हमारा माइंड चले। सर एक चीज थी, दशा में एक्टिव जो भाव एक्टिव होंगे वो देखना, एक कुंडली के एग्जांपल से बताएंगे सर आप? सर हेलो, बोलिए। सर अभी ये जो आपने 8th हाउस वाला बताया ना, ये जो 8th हाउस एक्टिवेट होता है किसी के डेथ जी। में प्रॉपर्टी मिलती है, तो हाँ सर अभी रिसेंट केस में सर मेरे दादाजी एक्सपायर किए थे 8th ऑफ जनवरी को। तो जी, मैं बात करते करते वही देख रहा था। अब मैं अगर उसमें दशा में जाऊं तो मतलब कि क्या है? आप लगाइए, कुंडली लगाइए, शेयर कीजिए, अभी एनालिसिस हो जाएगा। जरूर सर, मैं अपनी कुंडली लगा देता हूँ। अच्छा सर मेरे को एक बात और पूछनी थी फिर। जी, हेलो, जब बच्चे बच्ची लव मैरिज करते हैं, मतलब घर वालों की मर्जी के खिलाफ, तो उस वक्त फिर 11th हाउस एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि उनको लाभ तो होगा नहीं, बस वो शादी कर रहे हैं। 2 और वो तो हो जाएगा 7। इच्छा पूर्ति है ना, उनकी इच्छा पूर्ति तो हो रही है ना उसमें। नहीं, जैसे शादी में जो पैसा सर आप आता मेरे को है, ऑथराइज गिफ्ट कर मिलता दीजिए। है। हाउस भी एक्टिवेट होगा। फिफ्थ फिफ्थ हाउस एक्टिव होएगा, फिफ्थ 11th 11वां स्थान जो है वो इच्छा पूर्ति का भी है, लाभ का भी है, ठीक है। सर आप अच्छा, मेरे को इच्छा पूर्ति ऑथराइज का कर भी है। दीजिए ना। हाँ, सर राजनीति में कोई पोस्ट चाहिए तो उसके लिए कौन सा हाउस देखेंगे? उसके लिए राशियों के गुण तत्व और ग्रहों के गुण तत्व का उपयोग होता है। उस पर हम एडवांस में आएंगे जरूर। अच्छा ठीक। 7th से सर पद प्राप्ति देखी जाती है ना, कि 10th से? प्रोफेशनल लेवल का होगा तो 10 से, सामाजिक क्षेत्र होगा तो 9वें स्थान से। अच्छा हाँ,
हाँ हम्म, अभी ये कुंडली किसकी है? हेलो, धनु लग्न है ना सर? एक मिनट। अब इसमें देखेंगे तो हो जाएगा अपना काम। हमारे ये जो है ना सॉफ्टवेयर लैपटॉप में, हम उसे ही एक्टिवेट कर लेते हैं, हाँ धनु लग्न है, जुपिटर बैठा है लग्न में। है ना। इसमें ये आपको लग्न बहुत में बैठा घुमाना है। फिराना पड़ेगा सब डिटेल देखने के लिए। सर इसमें लग्नेश लग्न में बैठा है, धनु लग्न की कुंडली है, जुपिटर बैठा है। क्योंकि आप जो है ना इसका डेटा आप हमें दीजिए, तो वो हम सॉफ्टवेयर में यहाँ पर फीड कर देते हैं। बताइए। आप बर्थ डेट बता दीजिए ना। एक मिनट। हाँ बोलिए, किसका चार्ट है ये? हेलो हेलो, सर ये मेरा चार्ट है, निकुंज बगड़िया। एक मिनट। NIKU का नीचे, हाँ बोलिए। आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26 जुलाई 26/07 1996। ओके, टाइम 16:16 16/16। और स्थान है कलकत्ता। सर ये आपका कौन सा ये है ऐप सर, आप जिससे कुंडली खोलते हैं सर? ये हमारा सॉफ्टवेयर है, टू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर। ट्रू एस्ट्रोलॉजी सर। जी ये पेड है सर? जी। हाँ जी, अब देखिए, ये आप ही की कुंडली है, बराबर है सब? हाँ सर ये मेरी कुंडली है। ओके, बताइए। हाँ तो सर 8 जनवरी को मैं दादाजी एक्सपायर किए थे। 8 जनवरी 2023। 23। ठीक है, बोलिए। हाँ सर, तो उस टाइम पे क्या है, उस टाइम पे तो कुछ नहीं, मतलब उसके उस समय केतु की महादशा चल रही है अब तो, हाँ सर। राइट? हाँ सर। अब केतु किसका कार्य हो रहा है? कौन से सर नक्षत्र में बैठा है? सर नक्षत्र में बैठा है आपके केतु रेवती। भावचलित चार्ट में तीसरे स्थान में है। केतु बुध के नहीं, हाँ केतु बुध के नक्षत्र में है। बुध के नक्षत्र में है, और बुध जो है ना वो 8th हाउस में, राइट? हाँ जी, हाँ सर। बराबर है। और इसकी राशियां कहाँ कहाँ है? 10वें और 7वें और 10वें स्थान में, सही है? हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ, अब आप बताइए। सर क्या बताऊं? आपको क्या प्राप्ति हुई है, आप बताइए ना। अच्छा ये सर, तो जैसे मेरे को है ना एक गोल्ड चेन मेरे दादाजी ने मेरे लिए रख के रखी थी, वो मुझे प्राप्ति हुई है। आपको बताते हैं, आपकी विरासत जो है ना वो शेयर हुई है। हाँ जी, आपकी विरासत शेयर हुई है। विरासत, हाँ विरासत मिली है मुझे, मतलब विरासत में मिली है। हाँ हाँ, लेकिन आपकी जो भी वो छोड़ करके गए उसमें शेयरिंग काफी हुई है। हाँ काफी शेयरिंग हुई है। ठीक है। हाँ शेयरिंग काफी हुई है सर, मतलब यस बहुत सारी जगह शेयरिंग हुई है। यस। सर ये चीज कैसे देखा आपने? आंखों से। अरे सर, आपने जो सवाल किया कैसे देखा, तो हमने बताया कि आंखों से। हाँ सर आंखों से तो देखा सर, टेक्निक पूछ रहा था सर मैं। टेक्निक पे आएंगे ना, लेकिन फिलहाल 8th हाउस एक्टिव है, ये तो दिख रहा है आपको। हाँ सर। तू बुध के नक्षत्र में है, बुध 8वें स्थान में है, इतना तो है। यस सर, यस सर।
एडवांस में अभी नहीं जाएंगे। अभी यही जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, वो चाहे केपी बेसिक के हो चाहे वैदिक बेसिक के हो, ये आपके पक्के होने जरूरी हैं। सर इस केस में कौन कौन करेक्ट से सर। हाउस एक्टिवेटेड कहलाए, सब कौन से हाउसेज एक्टिवेट है? अभी देखिए केतु जो है ना वो बुध के नक्षत्र में है, तो केतु ने 4th हाउस से 8th हाउस को एक्टिवेट किया है, यस सर। 7th 8th एंड 12th को एक्टिवेट किया है। 3rd हाउस में केतु आपकी जेकेपी में, तो 3 7 8 10। यस सर। तो जिस घटना के लिए जो हाउसेज जरूरी है वो अगर है तो वो घटना हो सकती है, और अगर ज्यादा हाउसेज हैं एक्टिवेटेड लेकिन उस घटना को नेगेट नहीं कर रहे हो तो घटना होगी। सर यहाँ पे 7 भी था तो नेगेट नहीं करेगा सर? 8 7th में राशि है, बुध कहाँ बैठा है? बुध 8 में है। हाँ, तो 7th हाउस में जब सूर्य बैठा है तो सूर्य तो एक्टिव नहीं हुआ ना। आपके मकान में आपने टेनेंट रखा हुआ है, राइट? तो टेनेंट होते हुए आप वहां पे कितनी एक्टिविटी कर सकते हो? क्या आपको फुल फ्लेज अथॉरिटी रहेगी? नहीं सर, कंप्लीट कंट्रोल की? बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ी सी। लेकिन जहां पर बुध बैठा है वहां तो फुल अथॉरिटी बुध को है ना, वहां और कोई ग्रह नहीं है, राइट? ये देखिए, ये जो 10th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, फुल अथॉरिटी बुध के पास आई कि नहीं आई? आ गई सर। तो जो इनको मिल सकता था यानी 11th हाउस को नेगेट करने वाला ये 10th हाउस है कि नहीं है? फुल अथॉरिटी के साथ है। करेक्ट है? जी सर। तो इनको क्या पूरा हिस्सा मिलेगा? नहीं। पूरी विरासत मिलेगी? नहीं सर, नहीं मिलेगी। मिलेगी लेकिन पूरी नहीं मिलेगी, राइट? जी इस लेवल तक ये समझ में आ रहा है। जब हम एडवांस में जाएंगे तो और ज्यादा डिटेल में हम आपको समझा भी सकेंगे और आप समझ भी पाएंगे, लेकिन फिलहाल इस लेवल पर, इस स्तर पर आपने इतना तक समझना बेहद जरूरी है। इतनी बात आपके समझ में आ रही है? सर एक डाउट था, मरकरी के साथ हाँ। कोई और एक प्लेनेट बैठता तो वो 8वां घर भी शेयर होता ना किसी और प्लेनेट के साथ, तो उस केस में कैसे होता? उस केस में भी नेगेट नहीं होता ना। 8th हाउस तो एक्टिव होता, मर्क्यूरी वहां बैठा है तो। है ना? और अगर और कोई प्लेनेट बैठा होता और मर्क्यूरी से कमजोर होता तो हो सकता है कि अभिलाभ ज्यादा मिलता। सर इस केस में सब लॉट तक जाने की जरूरत नहीं है क्या? जाएंगे ना, एडवांस की पोजीशन है वो सब। अभी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचे हैं, हम टेरिस पे मत जाइए। सर इसमें केतु जहाँ बैठा है 3rd हाउस में, वो भी भाव चार्ट से ही देखना है 3rd हाउस में बैठा है। बिल्कुल, केपी में हम भाव चलित ही देखते हैं जी। अगर राशि देखनी हो तो वो फिर इसमें जाएंगे कि मीन राशि में बैठा है, राशि चार्ट। राइट, राशि चार्ट में भी दिखाई देगा और वो टेबल में भी दिखाई देगा। ठीक है सर, ठीक है। देखिए आगे जो थोड़ा हम एडवांस में जाएंगे उसके पहले यहाँ तक पक्का होना बेहद जरूरी है। अगर यहाँ तक आप पक्के नहीं हो पाए तो फिर आगे आपको बहुत कठिनाई आने वाली है। सर अभी आपने बताइए ना सर कि ये भाई जी? साहब ने क्या बोल रहे हो? सर, जैसे भाई साहब ने तो बता दिया कि ऐसा हुआ, तो ये जो इंसिडेंट हुआ शेयरिंग में जो मिला है, हाँ, इंसिडेंट को आप हमको रिवर्स करके बताइए ना सर। जैसे सर ये अपने पास आए होते हैं क्लाइंट और महादशा चलती, अपन वो देख के इनको बताते कि अभी आपके पास ऐसा, आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? हाँ, क्या हुआ उसमें? तो ऐसे रिवर्स करके कैसे देखेंगे? मान लीजिए ये अपने पास आए होते तो अपन हाँ, इनका क्या देखते और ये कैसे बताते कि अभी अभी तुम्हारे दादाजी एक्सपायर हुए और तुमको कुछ शेयरिंग में मिला? आप कैसे बताते? जी सर, हाँ, मतलब हम जैसे कोई भी क्लाइंट हमारे पास आए और हाँ। पूछे कि बिना पूछे कि अभी अपनी को उसे बताना हो कि लेटेस्ट आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ है, तो कैसे प्रोसीड करेंगे? हाँ, तो ये तो आपको तभी समझ में मिलेगा जब आप एडवांस कंप्लीट करोगे तब ना।
ओके सर अभी आपने जैसे बताया कि जैसे अभी जो मरकरी है वो मेरा हाँ 7वें घर का भी लॉर्ड है और 10th हाउस का भी लॉर्ड है और वो बैठा 8th में है। हाँ दादाजी की एक्सपायरी के बाद जो मेरे को 11th का फायदा होने वाला था वो हाँ पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 6 जो मेरा 10th हाउस है वो खाली है इसीलिए। ओके, वो 10th हाउस 11th को नेगेट करता है ना? 10th हाउस 11th को नेगेट करता है, करेक्ट सर। हाँ अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा होता तो सर उसका क्या होता? तो शायद आपको ज्यादा प्राप्ति होती। ओके, तो सर ये हमेशा एक्चुअली मेरे साथ होता है, जैसे कि कभी भी कुछ शेयरिंग होता है ना, तो ये आपने एकदम सही पकड़ा है कि कभी भी कुछ शेयरिंग होता है, जबकि आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, बट वो कभी मेरे पास पूरा नहीं आता है, वो हमेशा बढ़ जाता है। ओके ओके हाँ, ये वाला जो चीज है ये हमेशा मेरे साथ होता है। ओके। अभी आप एक बात बताइए, हाँ सर। लगभग पिछले साल के नवंबर से हाँ जी। या अक्टूबर से आपके घर में माहौल थोड़ा गर्म रहा है, हाँ सर, माहौल तो गर्म रहा है। राइट? हाँ जी। गर्म इन द सेंस मतलब झगड़े ऐसे में सॉर्ट ऑफ। तो सभी जो है ना, यहाँ पर जो ग्रह है, हाँ जी। दशा भुक्ति अंतरा, ये सभी चीजें जो है वो दिखाते हैं। अच्छा अच्छा। मंगल बैठा है राहु के नक्षत्र में, राइट? राहु बैठा है चंद्र के नक्षत्र में, राइट? मंगल बैठा है राहु के नक्षत्र में, करेक्ट। राहु बैठा है, राहु तो सर चंद्र के नक्षत्र, मून के नक्षत्र में ना? हाँ चंद्र के नक्षत्र में। हाँ चंद्र के नक्षत्र में, करेक्ट। STL दिखते हैं ना सर अपने। अभी आप मुझे एक बात बताइए ना, हेलो। जब मंगल की अंतरा चली हाँ जी। तो राहु को एक्टिवेट किया, हाँ जी। राइट? तो राहु 11th हाउस को नेगेट कर ही रहा है। यस सर। मंगल 7th हाउस में है। 7th हाउस में मंगल होना यानी किसी न किसी के बहस, कुछ ना कुछ अटपटा होना, राइट? यस सर। मंगल की 8वीं दृष्टि, अगर आप लग्न राशि चार्ट से देख रहे हैं तो 8वीं दृष्टि 2nd हाउस पर है, दृष्टि है, राशि चार्ट से देखी जाती है, ये आपको बता दें। यस सर। राइट? यस सर। और अगर आप उसी दृष्टि को भावचलित से भी लगाओगे तो 8वीं दृष्टि उसकी 1st हाउस पर आ रही है, यानी वो इंसान भी गर्म होगा उस वजह से। राहु 9th हाउस में है केपी भावचलित में, राइट? यस सर। तो ये क्या करवाता है, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत सक्सेस दिलवाएगा, लेकिन वहां पर कंपटीशन होगी, कुछ ना कुछ टसल होगा। यस सर। राइट? सर जैसे अभी ये चार्ट को दूसरी चीज, अगर आप राहु की अंतरा आई उसके बाद में, तो राहु चंद्र के नक्षत्र में है। हाँ सर। तो राहु इज इन द 9th हाउस। यस सर। एंड इट इज एक्टिवेटिंग मून। मून कौन से स्थान में केपी भावचलित में? 11वें स्थान पे। क्या करेगा वो? सर गेंस दिलाएगा अगर 11वें को एक्टिवेट करेगा तो। 11 तो 17 जनवरी 2023 तक था। हाँ जी। आपको उसी पीरियड में हुआ? हाँ जी, एग्जैक्ट 17 के अंदर अंदर ही हुआ था, मतलब हाँ सर 17 के अंदर अंदर ही हुआ था। तो राहु बुध के राशि पे है, तो बुध का काम करेगा ना? सर वो अपने राशि चार्ट से देखे ना वो वाला। अच्छा नहीं, यहाँ से उसका लॉर्ड देख के फिर भाव चार्ट देखे। ठीक है सर। ठीक है ना, तो 11वें से 11वें में है ना राहु। यस सर। और राशि उसकी कौन सी है? बुध की है ना, कन्या राशि। यस सर। बहुत सिंपल एक्सप्लेन हो गया, इसी लेवल पे एक्सप्लेन हो गया। अभी हमें उसके लिए एडवांस में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट? यस सर। सर राहु बुध के नक्षत्र में नहीं समझ में आया।
हाँ जी, राहु बुध के नक्षत्र में है, वो नहीं समझ आया मुझे सर प्लीज। हमने बुध कब कहा की उसके राशि नक्षत्र में, उसके राशि में है। ओके हाँ राशि चार्ट देखेंगे ना तो वहां पे कन्या राशि में बैठा है, तो वो हाँ बुध का हाँ राशि हो गया। हाँ समझ गया। ठीक है, सर ये यानी 11 से एडवांस 11 कैसे देखा? 11 से 11 राहु कैसे देखा? आप 11वें स्थान से 11वां स्थान गिनिए, कौन सा घर आएगा? कहाँ से चार्ट में सर? भाव चलित चार्ट में राहु से? आप किसी भी घर में देखोगे 11वें से 11वां कौन सा स्थान होता है? 9th सर, 9th। 9th हाउस में राहु बैठा है केपी में। हाँ जी सर। हाँ भावत भावम हमने पहले आपको सिखाया था, राइट? अभी कुछ ही समय जी पहले। सर जी सर। हाँ यानी ओके उसको बेसिक वैदिक और बेसिक केपी में आपको इतनी एक्यूरेसी दिखाई देती है। अभी आप एडवांस में जाओगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, माना, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड तब लगेगा जब आपको ये नहीं आएगा। तो सर ये एक बार और एक्सप्लेन, सर एक बार और यही चीज वापस एक्सप्लेन करेंगे सर, ये राहु का पूरा? निकुंज जी, हाँ सर बोलिए। आपकी चार्ट है, हाँ सर। आप बताएंगे नहीं कुछ आपके चार्ट के बारे में? सर बताइए क्या जानना चाहते हैं, मैं तो सब बता दूंगा। पेरीवाल जी पूछिए इनसे, इनको पूरा अध्ययन है इनके सर ने चार्ट जो का। राहु के बारे में जो सर ने बताया, राहु का नक्षत्र और वो वापस एक बार एक्सप्लेन करेंगे? जितना जितना मेरे को समझ में आया, सर ने जो बताया कि राहु मेरा एक मिनट निकुंज जी, एक मिनट मैं आपको गाइड करता हूँ। आप शुरुआत कीजिए दशा से, फिर भुक्ति से, फिर अंतरा से, ये तीनों के बारे में बताइए। ओके सर मैं कोशिश करता हूँ सर, ठीक है ना? पूछिए सर अभी मेरी केतु की महादशा चल रही है, ठीक है, और केतु और शनि की अंतरदशा चल रही है उसमें, ठीक है। हाँ, तो पहले आप केतु को एक्सप्लेन कीजिए कि केतु क्या एक्टिवेशंस कर रहा है। केतु क्या एक्टिवेशंस कर रहा है? केतु सबसे पहले तो मेरे बुध को एक्टिवेट कर रहा है क्योंकि वो बुध के नक्षत्र में है। 8th हाउस, अब 8th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। अब क्योंकि अगर बुध मेरी 8th हाउस राशि, में है और बुध की राशियां जहां जहां है वो बताइए। हाँ बुध की राशि अब मेरे 7th हाउस में भी है और 10th हाउस में भी है, एज पर माई राशि चार्ट। तो जब मेरा शनि और केतु का दशा चल रहा था, तब मेरा दो एक साथ 4th हाउस भी एक्टिवेट हुआ, 7th हाउस भी एक्टिवेट हुआ, 8th हाउस भी एक्टिवेट हुआ, क्योंकि वहां पे बुध बैठा हुआ है और क्योंकि बुध की राशि, बुध के नक्षत्र में केतु बैठे हुए हैं, इसलिए 8th हाउस भी एक्टिवेट हुआ और उसी के साथ साथ मेरा 10th हाउस भी एक्टिवेट हुआ। राइट, करेक्ट सर। अब Right. यहाँ पे सर मेरे केतु तो भाव चार्ट में, सर केतु भाव चार्ट में 3rd में बैठा है, तो 3rd एक्टिवेट करेगा कि राशि के हिसाब से 4th एक्टिवेट करेगा? थर्ड। जी सर। तो और सर यहाँ पे शनि की अंतरदशा में? शनि की अंतरदशा में शनि भी मेरा केतु के साथ ही बैठा हुआ है भावचलित में, तो वो मेरा उसके साथ साथ 2nd हाउस भी एक्टिवेट करेगा। जी। अब उसके बाद सर ने बोला कि जैसे मैंने बताया कि 8 जनवरी को एक्सपायर किए थे मेरे दादाजी, तो उसके बाद जो मेरे को गेन हुआ वो हम लोगों ने 8th हाउस से देखा, बट क्योंकि सर ने बताया कि ये जो 11th हाउस है उसको 10th हाउस नेगेट करेगा। अब यहाँ पे कोई राशि बैठी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसीलिए जो भी मेरे को मिलता है, वो जो मेरे को मिला वो डिवाइड हो गया। नेगेट कर लिया, 10th हाउस ने नेगेट कर लिया 11th को। यस। अब इसी बात को हम थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने 3rd हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 10th हाउस का तो बता दिया, राइट? जी सर। शनि बैठा है केतु के साथ, कंजंक्शन है दोनों का, 3 डिग्री का डिफरेंस है। क्या आप सभी को दिखाई दे रहा है डिग्रीज? ये दिख रही है सर। शनि 13 डिग्री 38 मिनट और केतु 16 डिग्री 48 मिनट, ठीक है? और शनि वक्रीय है। हाँ जी। तो शनि केतु की तरफ जा रहा था, वक्रीय होने के बाद में केतु की दिशा में चलना चालू किया है।
यानी अगर राहु केतु के डायरेक्शन ऑफ मोशन से सोचा जाए तो वो केतु के आगे आगे है, लेकिन क्योंकि वो कंजंक्ट है तो केतु में शनि की गुण आ जाएंगे और शनि में केतु के गुण आ जाएंगे। ठीक है, राइट सर। राइट, एक्सचेंज होता है ना। आप अगर 3 दिन आपकी किसी स्पेसिफिक फ्रेंड के साथ रहोगे, आपकी सहेली के साथ, तो कुछ ना कुछ 2 बातें 2 आदतें तो हमें लगी जाती है ना। यस सर। वो चीज होती है सर। केतु जो है सेकंड थर्ड का भी वो फल देगा, क्योंकि इज कंजक्ट विद सैटर्न, सो इट विल गिव द रिजल्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड बोथ। सैटर्न केतु, क्योंकि केतु इज कंजंक्ट विद सैटर्न, सेकंड हाउस भी आ रहा है, इट इज आल्सो एक्टिवेट। तभी फैमिली का वो मिला है ना। यस। तो द थिंग इज कि यहाँ पर शनि का 8th हाउस से कोई कनेक्शन नहीं है, राइट? ठीक है, शनि किसी भी एंगल से उसे एक्टिवेट नहीं कर रहा है। शनि खुद के नक्षत्र में है और राहु का सबलॉर्ड है उसका। अब वो सबलॉर्ड लेवल की बातें हम वो आगे एडवांस में करेंगे, लेकिन फिलहाल वो खुद को एक्टिवेट कर रहा है, यानी वो सेकंड और थर्ड को एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि वो खुद के नक्षत्र में है, उसकी राशियां वही हैं। करेक्ट? ओके, तो इट हैज गॉट समथिंग टू डू विथ वेल्थ। इसका कहीं ना कहीं सेकंड हाउस यानी वेल्थ के साथ संबंध आ रहा है। सेकंड हाउस में कोई ग्रह नहीं है, इसके लिए शनि उसका बलवान कार्यश होता है, राइट? ओके, अब इसके बाद अगर आप थर्ड लेवल पे देखेंगे तो हमने एक बात पहले इनसे कंफर्म की थी कि नवंबर के आसपास में इनके यहाँ वातावरण गर्म होता था क्या, राइट? ये सवाल आपने सुना था? जी सर। हाँ क्योंकि मंगल की अंतरा चल रही थी उस समय। जी सर। और मंगल जो है वो राहु के नक्षत्र में है, मंगल खुद जो है 6वें स्थान पे है, तो मंगल क्या करवाएगा? कंपटीशन। यस सर। राहु 9th हाउस में है, तो ये अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं जीतने की कुछ ना कुछ, राइट? जी सर। यस सर। मंगल की राशि 12वें स्थान में भी है और 5वें स्थान में भी है। यस सर। राइट? तो हालांकि क्योंकि 12th हाउस जो है वो ज्यादा एक्टिवेट हो रखा है और 5th हाउस भी ज्यादा एक्टिवेट हो रखा है, क्योंकि दोनों हाउसेस वेकेंट हैं, खाली हैं, राइट? तो सर तो अफेयर भी बोल सकते हैं ये टाइम में। नहीं, एक मिनट तो ऐसा है ना कि इन्होंने कुछ ना कुछ डिजाइन बनाया होगा दिमाग में, लेकिन वो डिजाइन इनका फेल होना था क्योंकि 10th हाउस भी एक्टिवेट है, राइट? लेकिन क्योंकि 9th हाउस इन्वॉल्व है, कुछ भी बहाने बनाए वो पास हो चाहे फेल हो, चेक इनका पास होगा क्योंकि 9th हाउस एक्टिवेट है, राइट? करेक्ट सर। और उसके बाद क्या आया? राहु की अंतरा आई। राहु की अंतरा शुरू होने के बाद राहु चंद्र के नक्षत्र में है, तो 11th हाउस एक्टिवेट हुआ। जी सर। हाँ जी। साथ में आप देखेंगे तो चंद्र अष्टम भाव में भी चंद्र की राशि है? यस सर। जी सर। 8 and 11। यस सर। जी सर। इनको मिलना तय था। यस सर। लेकिन कोई भी दशा चलती हो, भाव का स्वामी या सॉरी भुक्ति का स्वामी या अंतरा का स्वामी वो दशा लॉर्ड के लिमिट के आगे जाकर के काम नहीं कर सकता है। ओके? सर, भुक्ति लॉर्ड के आगे अंतरा लॉर्ड भी नहीं जा सकता है। और भुक्ति की लिमिट कैसे देखेंगे सर? भुक्ति की लिमिट कैसे देखेंगे? देखिए, जिस चीज को दशा लॉर्ड डिनाई कर रहा है, नेगेट कर रहा है स्पष्ट रूप से, उस सभी जगह पे भुक्ति लॉर्ड कितना भी बड़ा कार्यश हो जाए वो पास नहीं हो सकता वहां से। जी सर। फलाबल जो है ना, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ, इस पर हम बाद में आएंगे एडवांस में।
लेकिन एट अ जनरल लेवल आपको ये समझा रहा हूं कि अगर दशा लॉर्ड का जितना ज्यादा कार्येश हो रहा है किसी हाउस का, उससे कम कार्येश अगर भुक्ति लॉर्ड हो तो आगे नहीं जा पाएगा। और अगर ज्यादा पावरफुल हो लेकिन नेगेशन के जो हाउसेज हैं उसमें दशा लॉर्ड ज्यादा पावरफुल है तो मतलब नहीं रहेगा फिर। तो सर इन एक चीज शॉर्ट जनरल लेवल पे भुक्ति लॉर्ड दशा लॉर्ड का विरोध करके आगे नहीं जा सकता। ठीक बात। सर एक चीज और पूछनी थी, बोलिए। ये केतु के साथ शनि बैठा है, शनि रेट्रोकेट है, वक्री है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर ये मार्गी होता तो क्या होता है, वक्री है इसलिए क्या इस टोटल सिनेरियो पे फर्क आ रहा है उससे? व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग रेट्रोकेट एंड अगर ये मार्गी होता तो क्या फर्क पड़ता है इनके टोटल हैपनिंग पे? और ये क्योंकि अभी वक्री है उससे क्या इनको फर्क पड़ा? वक्री ग्रह पिछले घर का भी ये माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि 70% इफेक्ट वो पिछले घर से देते हैं। अच्छा, उल्टा चल रहा है इसलिए। तो केपी में अगर वो थर्ड हाउस में है तो वो सेकंड हाउस का भी इफेक्ट देगा। और वैसे भी वो कार्येश हो ही रहा है ना, केतु की महादशा चल रही है, केतु में शनि के गुण भरे हुए शनि की राशि में बैठा है ना। ठीक बात है वो तो वैसे ही वो शनि का काम करेगा। और सेकंड हाउस खाली है तो केतु वैसे ही शनि का काम करेगा सेकंड हाउस का। उसमें फिर शनि की अंतरदशा आई, भुक्ति आई, बराबर। हाँ, तो मतलब तो वक्री शनि होने की पिछले हाउस का तो 70% देगा, इसका तो 30 शनि वक्री नहीं भी होता तो सेकंड हाउस का बलवान कार्येश था, जी सर। राइट। लेकिन वक्री होने से थोड़ा और बलवान हो गया सेकंड हाउस के लिए। ठीक बात है, जी ये सर। फर्क पड़ेगा वक्री होने का। सर सेम ऐसे मेरे हस्बैंड का भी फादर इन लॉ की डेथ हुई थी 28 सितंबर को, तो हस्बैंड के उनको फादर इन लॉ की? नहीं, मेरे फादर इन लॉ की, मतलब मेरे हस्बैंड को हाँ, प्रॉपर्टी मिली, वो फादर इन लॉ की डेथ हुई तो मेरे हस्बैंड को अच्छा। प्रॉपर्टी मिली। सेम हम्म। थिंग 8th हाउस एक्टिव हुआ, तो वो यही सेम चीज फिर मैं आज वो कुंडली पे प्रैक्टिस करके देखती हूँ, फिर उसमें कुछ क्वेश्चन रहा तो मैं आपसे पूछती हूँ फिर। राइट। तो आज जो हम ये सब चर्चाएं कर रहे हैं, ये 2-5 मिनट और हमारी चर्चा होगी, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन एक प्रॉपर रहेगा लास्ट का। उसके बाद फिर अगले हफ्ते ही मिलना है सोमवार को, राइट, मंडे को। तो ये किसी की कुछ भी क्वेरीज अगर है ना अब तक के, तो प्लीज खुलकर के सामने आए, क्योंकि अगर आगे फिर उसे यहाँ बातचीत करने में करके और एडवांस समझने में कठिनाई वैसे ही आने वाली है, क्योंकि अगर यहाँ तक पक्की पढ़ाई नहीं हुई है तो सर वीडियो कितना भी देख लेंगे, 2000 वीडियो देखेंगे, कुछ नहीं होने वाला। सर एक चीज मैं रिपीट करती हूँ, सिर्फ कंफर्म करना सही है कि नहीं है। जी सर तो बोलिए। इसमें ना दशा जब चलती है तो जी दशा स्वामी और दशा का सब वो स्वामी का नक्षत्र जो हाउस में बैठेगा वो हाउस एक्टिव करेगा, और वो राशि अभी आपने इस चार्ट में देखा केतु थर्ड हाउस से मर्क्यूरी को एक्टिवेट कर रहा था 8th हाउस में। जी सर। हाँ, और मर्क्यूरी की जहां राशियां थी, यानी 7th एंड 10th हाउस। हाँ, वो उसको भी एक्टिव कर दिया उसने। और उसके साथ केतु के साथ मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 3-4 ग्रह बैठे होते तो वो तीनों चारों ग्रह एक्टिव होते सर? डिपेंड्स वो कितने नजदीक हैं, क्या है। अच्छा, डिग्री वाइज अगर डिग्री वो वाइज जीरो, सब कुछ है। अगर कोई ग्रह 0 डिग्री पे होता है तो भी एक्टिव होगा सर? देखिए, एक्टिव तो होना है। बच्चा चाहे 1 दिन का हो, चाहे 1 साल का हो, 10 साल का हो, खेलेगा तो सही ना। और न्यून रहेगा उसका प्रभाव। हिले बगैर तो खेल नहीं सकता। सर ये क्वेश्चन एडवांस में नहीं आता? नहीं, मैंने तो बहुत सिंपल बेसिक जवाब दिया ना। एडवांस की बात तो एडवांस में सिखाऊंगा, बेसिक लेवल का जवाब तो दे दिया। बच्चा 1 दिन का हो, 1 घंटे का हो, 1 महीने का हो, 1 साल का हो, खेलेगा तो सही ना। और उसकी राशि जहाँ आ रही है वो भी एक्टिव हो गया, भाव भी एक्टिव हो गया वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पर उनका प्रभाव सर बहुत इसमें न्यून कोई रहेगा। ग्रह कंबस्ट एक्टिव होता तो है हो गया। क्या? क्या चीज? क्या कंबस्ट होता सर है क्या? ग्रह कंबस्ट होता है क्या सर? केपी में हम बिल्कुल अस्त ग्रह मानते हैं क्या? बिल्कुल। वो सूर्य चंद्र कभी उसके कंबस्ट फिर नहीं होते, रिजल्ट क्या रहते होंगे सर? और राहु हाँ जी, केतु नहीं होते।
रिजल्ट पे आएंगे ना एडवांस। जब आपको मजे की बात बताओ, मर्क्यूरी ज्यादातर कंबस्ट ही रहता है। हाँ, वो हाँ क्योंकि सर, सूर्य क्योंकि के वो पास सन है। के बहुत नजदीक है। हाँ, सन के बहुत नजदीक है, इसलिए हमेशा ज्यादातर अस्त रहता है। सही हाँ, बात है। सर इस केस में केतु को अगर देखें कि थर्ड हाउस में, और केतु ऐसा बोलते हैं कि थर्ड हाउस में बैड रिजल्ट देता है, तो क्या वो नेगेटिविटी यहाँ काउंट नहीं होगी कि केतु के रिजल्ट खराब है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस में नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे तो अच्छा होता है, ये आपको बताया था। अब बहुत सिंपल लॉजिक आपको समझाऊंगे इस बारे में कि थर्ड हाउस में मान लीजिए जुपिटर बैठ गया। जुपिटर आपको लाभ तो देगा बिना कष्ट का, लेकिन जब आपको प्रॉब्लम आएगी आपके अंदर करेज नहीं होगा। ओके। थर्ड हाउस में जब मंगल केतु बैठा हो, शनि बैठा हो, तो आपके अंदर करेज होता है। वीनस बैठा हो, आपको बड़ा प्लेजेंट फीलिंग आएगा, लेकिन जिस दिन प्रॉब्लम आएगा ना, उस दिन आपके पास करेज नहीं होगा। सर कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे केतु शनि, इसमें दोनों चार्ट में, राशि और भाव चार्ट में सेम कॉम्बिनेशन, मतलब साथ में बैठे युति बना के। कभी कभी जैसे केतु राशि चार्ट में साथ में बैठा है और शनि के, लेकिन भाव चार्ट में केतु अलग हो गया, तो फिर तभी कस्पल डिवीजन की वजह से। हाँ, तभी भी क्या केतु शनि को एक्टिव करेगा सर? क्योंकि वो राशि देखिए, चार्ट में साथ में है। डिग्रीज का डिस्टेंस तो बदलेगा नहीं। हमारा नजदीकी का मतलब डिग्री से है। अगर 4 डिग्री का फर्क है और कस बीच में आ जाए तो 4 डिग्री 40 डिग्री तो नहीं हो जाएगी। हाँ, तो मतलब सर कितने डिग्री तक अगर पास में रहेगा तो एक्टिव करेगा सर? हर प्लैनेट का अलग अलग है, ठीक है। गुरु, अब देखिए, गुरु बड़ा ग्रह है, शनि बड़ा ग्रह है, सूर्य का इफेक्ट ज्यादा बड़ा रहता है। तो आप अगर देखेंगे एक तरीके से, तो नॉर्मल एंगल से ये जितने बड़े बड़े ग्रह हैं या छोटे भी ग्रह हों, उनको 12 डिग्री गिना जाता है कंजंक्शन के लिए, ठीक है। अब जितना ज्यादा नजदीक होंगे उतना ज्यादा इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा दूर होंगे उतना कम इफेक्ट होगा। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि केतु और राहु के लिए ये रूल डिफरेंट है कि राहु केतु के लिए जिस प्लेनेट के साथ बैठेंगे उसमें डिग्री इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। देखिए, राहु और केतु का तो विषय जो हम एडवांस केपी करेंगे उसके अंत में ये सब चर्चाएं आएगी। ठीक है, नहीं तो ये सब कॉम्प्लिकेट, मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे सब। अभी मैं सर से यही पूछ रही थी, खाली राहु केतु पर्टिकुलर नहीं लिया मैंने, सर से यही पूछा कि साथ में अगर कोई ऐसा ग्रह है लेकिन भाव चेंज हो जाता है, भाव इसमें भाव चार्ट में, तो भी क्या वो क्वेश्चन था मेरा कि तो हमारे पास आपको देने के लिए काफी सारी इंफॉर्मेशन है, काफी सारा डेटा है, काफी कुछ सिखाना है, लेकिन इस लेवल पर एक बार आप पक्के हो गए, आपका ग्राउंड फर्म हो गया, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। क्योंकि उसके बाद जो जो हम सिखाएंगे ना, हर पॉइंट के ऊपर हर इंसान 3 सवाल करने वाला है, हम बता देते हैं आपको, कम से कम 3 सवाल। सर जितने तो क्वेश्चन होते हैं उतना सीखना अगर 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 यहाँ तक आपका फाउंडेशन मजबूत हो गया तो आगे आने वाले 30 सवाल के बजाय 3 ही सवाल आएंगे, बाकी 27 सवाल आपके सॉल्व हो चुके होंगे इसी बराबर फाउंडेशन की वजह से। ठीक है सर, थैंक यू सर। कल फिर मैं ये कुंडली, हाँ कल मैं मेरी कुंडली प्रैक्टिस करके फिर मैं अगर उसमें कुछ यही चीज का कुछ कंफ्यूजन रहा तो मैं आपसे पूछूंगी सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एनीबडी, किसी का कोई सवाल बाकी? सर दृष्टि भी कंसीडर कर सकते हैं कंजंक्शन के अलावा? दृष्टि तो कंसीडर होती है सर। केपी में आप कहते हैं हमने आपको हर वो चीज सिखाई है जो कंसीडर करनी है या कंसीडरेशन में ली जाती है। सर आप बोले ना केपी में तो दृष्टि को नहीं देखते, वो तो वैदिक में देखते हैं। हमने आपको ये बताया था कि अगर आपको दृष्टि देखनी हो तो राशि चार्ट से देखिए, मतलब वैदिक हो गया वो। हाँ। नहीं राशि चार्ट से ही, सर राशि चार्ट से ही दृष्टि और कंजंक्शन देखा जाएगा। इज दैट सिंपल एज दैट। अरुण जी, आई विल टेल यू वन थिंग। दृष्टि के लिए हमने राशि चार्ट बोलने का कारण ये है क्योंकि वो जो दृष्टि का जो कंसेप्ट है ना,
वो इतना पुराना कंसेप्ट है कि इट अप्लाइज टू 30 डिग्री ऑफ हाउसेज वाले डिवीजन के ऊपर ही वो अप्लाई हो रहा है और साबित होता हुआ दिख रहा है, ऐसी जनरल मान्यता है। इसके लिए हमने जनरली ये बात बताई कि वो राशि चार्ट पे लिया जाना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज आपको बताएंगे कि आपने जो इसकी बात अभी बताई, सेकंड पॉइंट क्या थी आपकी? कंजंक्शन। कंजंक्शन आप केपी से देखो चाहे राशि से देखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, फर्क पड़ जाएगा सर, फर्क पड़ मतलब एक मिनट लेट बी कंप्लीट। आपको तो खास करके वहां ध्यान देना है कि किसी राशि चार्ट के अंदर किसी भाव में 2 ग्रह हैं तो पहले आपने वहां देखना है। सिंपल टेक्निक है, आप समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अगर उसका डिस्टेंस ज्यादा है, ओके, और उसी 2 ग्रहों को आप केपी चार्ट में देखने जाओगे तो डिग्री में फर्क आएगा क्या? नहीं सर। राइट, इतना तो फंडा समझ में आ गया आपको? हाँ, बिल्कुल ठीक। अब दूसरी पॉइंट आपको बताते हैं। लेकिन कोई ग्रह अगर केपी चार्ट में भाव चेंज कर रहा है और वो दूसरे भाव में जा रहा है जहां पर ऑलरेडी ग्रह है, आप उसे भी देखेंगे। और इसका रीजन आपको बता रहे हैं क्यों। मान लीजिए कि 27 डिग्री और 29 डिग्री पे किसी राशि के 2 ग्रह बैठे हैं, ठीक है, और अगले राशि के 2 डिग्री पर एक ग्रह बैठा है और बीच में कहीं कस्प आ जाए तो ये तो डिवाइड हो जाएंगे ना, 2 यहां चले गए, एक यहां चला गया फिर। लेकिन राशि चार्ट में 2 एक तरफ दिखाई दे रहे हैं और एक अकेला इस तरफ दिखाई दे रहा है, राइट। तो क्योंकि राशि चार्ट में आपने देखा और ये 2 कंजंक्शन आपको दिखाई दिया, आपने एक ग्रह को छोड़ दिया अकेला, उसका तो कुछ संबंध ही नहीं होगा। लेकिन जब आप केपी में गए भावचलित में, तब आप देखोगे कि ये दोनों भले अलग अलग राशियां हैं लेकिन है तो वही 2 डिग्री, राइट। तो ये कंजंक्शन आपने दोनों में देखना जरूरी है। तो आप लॉजिक लगा करके, लॉजिक अप्लाई करके आप कोई भी चीज चेक कीजिए। क्योंकि मैंने कुछ कह दिया इसके लिए सही है ऐसा मत पकड़िए आप, या अरुण जी ने कुछ कह दिया तो सही है, कोई जरूरी नहीं है। हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। सर आप इनके लोगों को समझ में आ रहा है? सर निकुंज जी के केतु ने अच्छा रिजल्ट दिया इनको, कुछ मतलब वारसा विल मिला है, तो वो केतु 3rd हाउस में बैठा है इसलिए उनको प्रॉफिट मिला। ये चीज पॉजिटिव 3rd हाउस में बैठा है इस वजह से, 3rd हाउस में बैठा है इस वजह से नहीं, ये पूरा कॉम्बिनेशन चल रहा है। 2nd हाउस एक्टिव रहा है, 3rd हाउस एक्टिव रहा है, ओके। 7th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस ये सब एक्टिव रहे। जी सर, लेकिन सर ये नेगेटिव रिजल्ट देता है तो 2nd का लॉस भी तो कर देता ना सर। इनके पास से कोई चीज गुम भी हो सकती थी ना सर, ताली एक हाथ से नहीं बचती है, ताली एक हाथ से नहीं बचती है ना। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव दे रहा है नेगेटिव दे रहा है, ये अपने को आगे समझ में आएगा। ये मतलब अभी नहीं, ये लेवल पे नहीं, आगे जाके आगे लेवल पे तो पूरा ही समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल तो पॉजिटिव दे रहा है, इतना जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन केतु दे रहा है ऐसा नहीं कहा जा सकता ना। ये कॉम्बिनेशन के, अगर केतु नहीं देना था तो केतु की जो दशा की शुरुआत हुई महादशा की, तभी दे देना था। यस सर, एब्सोल्युटली। आपके समझ में आ रही है बात हम क्या कहना चाह रहे हैं? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउस एंड प्लैनेट्स जिसका ये फल मिल रहा है, ठीक है। तो सर हमको ऐसा समझना चाहिए कि भाव चार्ट या लगन चार्ट में जिस बर्थ के समय जो ग्रह जिस हाउस में बैठ गया उसको भूल जाए, हमें तो हाउस का एक्टिवेशन चेक करना है बस। हाँ, लेकिन अगर आप नेटल कमिटमेंट नहीं चेक करोगे तो कैसे होगा? अभी तो इन्होंने आपको घटना बताई, तो हमने अभी की दशा अंतरदशा और ये लिया और हमने वो चेक किया, राइट। और अगर इनका भी 8th हाउस 11th हाउस का कार्य नहीं हो रहा है तो हमें इस चार्ट को चेंज करना पड़ेगा। आपके समझ में आ रही है बात? इन्हें क्या मिला? वेल्थ मिली। तो इनका 8th हाउस जो है
उसका कस्पल सबलॉर्ड सेकंड या 11th या दोनों का ये अगर काइश नहीं हो रहा होगा तो इनके चार्ट का बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। आपके बात समझ में आई अब? जी सर। यस ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? किसी के कुछ सवाल? सर एक छोटा सा सवाल और था। बोलिए। सर ऐसा मैंने कहीं देखा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि जो केपी में कॉम्बिनेशन बनते हैं सब चीजों के लिए, जैसे एग्जांपल विवाह आपने 2711 बताया या प्रॉपर्टी गेन बताया या जो भी बताया, तो वो बोल रहे थे कि लग्न ही सब कुछ होता है बेसिकली। आदमी का ही प्रॉपर्टी मिलती है, आदमी का ही विवाह होता है, आदमी ही मरता है, आदमी का ही एक्सीडेंट होता है, आदमी के ही बच्चे होते हाँ बोलिए आगे। हैं, लगन फर्स्ट। ठीक है, तो वो भी जोड़ेंगे क्या सर? हाँ जी, तो इन सभी कॉम्बिनेशन में वन को भी जोड़ेंगे क्या सर एक्टिवेशन के लिए? अभी आप एक बात बताइए, आप बच्चे का स्कूल का एडमिशन जब कराने जाते हो तो बच्चा पैदा हुआ इसका सबूत आपको पूछा जाता है कि नहीं, मांगा जाता है कि नहीं? हाँ, हाँ मांगते हैं सर, बच्चा के सामने। डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं ना सर, बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ नहीं भैया, बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं। सर्टिफिकेट यानी क्या है? दाखला। दाखला यानी सबूत, राइट? लेकिन जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो 10th के बाद, तो आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है क्या? नहीं, तो पिछले वाले की टीसी मांगी जाती है। बराबर है ना? तो अगर आपके फर्स्ट हाउस के सिवा यानी बर्थ सर्टिफिकेट के सिवा आपका केजी में, जूनियर केजी में एडमिशन नहीं हो सकता था, तो फर्स्ट हाउस नहीं होता तो सेकंड हाउस फैमिली नहीं होती। अ चाइल्ड गिव्स बर्थ टू अ मदर, सिंपल, तो हमने स्टार्ट में ही क्लियर कर दिया था। करेक्ट। लेकिन आप अगर हर चीज में फर्स्ट हाउस को लेके चलोगे तो आप हर चीज में फिर आधार कार्ड मत बनवाइए, बर्थ सर्टिफिकेट से ही काम चलाइए आप हर जगह। ओके, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट आफ्टर सम स्टेज। सर एक क्वेश्चन और सर दशा में जैसे 2 5 11 का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, तो क्या तभी शादी होगी वो दशा में, ऐसा अपन बोल सकते हैं सर? 2 5 11 से शादी नहीं होती। तो फिर उसमें का कॉम्बिनेशन चाहिए। सेवेंथ जब तक नहीं अगर आएगा। पहली शादी है तो 7वें स्थान के सिवा होता ही नहीं ना। तो भुक्ति में फिर 7वां स्थान का कनेक्शन आए तो बोल सकते हैं उसको कि हाँ शादी होगी। आपने नेटल चार्ट में 2 5 11 बताया, राइट? नेटल नहीं सर, इसमें दिखा रहा है अपना भाव चार्ट में 2 5 11 का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, अगर कोई दशा भाव चलित नेटल चार्ट ही है ना। जी सर, हाँ बराबर है, वहां पे 2 and 11 आ रहा है, लेकिन जब तक 7th हाउस एक्टिवेट होगा नहीं शादी नहीं होगी। 5th हाउस आए या नहीं आए। हाँ, तो वो उसमें दशा के बाद भुक्ति में अगर 7th एक्टिव हो रहा है तो तभी बोल भुक्ति सकते में हैं हुए, प्रत्यंतर में हुए, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो तभी उसको बोल सकते हैं शादी होगी। हाँ, ठीक है सर। 5th का एक्टिवेशन हो चाहे नहीं हो, 7th हाउस का एक्टिवेशन जरूरी है ना। अफेयर होगा इसका मतलब ये नहीं कि शादी होगी, प्यार हुआ इसका मतलब थोड़ी ना कि शादी होगी। हाँ समझ रहे हो? 2 5 11 से तो मतलब संतान योग हो जाएगा ना, हाँ, संतान योग हो जाएगा 2 5 11। अगर बच्चे का सवाल कर रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, नहीं शादी नहीं हुई होगी सर, बात ही नहीं, बात 2 5 11 दिखाएगा ना। 2 5 11 कॉम्बिनेशन संतान को डिनोट करेगा। अरे कोई महिला तो क्या पुरुष भी ऐसा सवाल नहीं करेगा कि मेरी शादी नहीं हुई, बच्चा कब होगा बताइए। बराबर है ना सर? हाँ, जो कवारा है तो फिर वो तो उसके लिए तो पहले शादी देखेंगे, तो 7th हाउस। एग्जैक्टली, बहुत सिंपल लॉजिक है। एक क्वेश्चन आपने कहा आपके पास मेरे ख्याल से संदीपा जी आपने सवाल किया था ना ये 2 5 11 वाला। सर मैंने किया था सर। पेरीवाल जी। भावना, हाँ जी सर। पेरीवाल जी, आपका कैमरा तो ऑन कीजिए।
हाँ सर, मैंने ही किया था सर। अभी आप एक बात हमें बताइए, हम उस व्यक्ति की आइडेंटिटी नहीं पूछेंगे जो आपसे ये पूछने आया था सवाल शादी के बारे में। कोई ना कोई जरूर आया होगा, आप कोई दोस्त रिश्तेदार होगा किसका आपने चार्ट देखा होगा, हमें उस बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, लेकिन अगर कोई पूछने आता है ना कि मेरे बच्चे की शादी कब होगी, अगर उसकी वो दशा चल रही है जिसमें 2, 5, 11 दे रखा है, तो ये राइट दशा में, हाँ राइट, लेकिन ये 2511 आपको किसी ने सजेस्ट किया हुआ लगता है? नहीं सर, नहीं पक्का? मेरा पक्का सर वो 5 आया ना तो मेरे माइंड में आया कि अफेयर होगा तो शादी, 2 और 11 का कॉम्बिनेशन है तो अफेयर हुआ तो शादी हो जाएगी, ये मेरे माइंड से मैंने बोला सर। देखिए 2511 अफेयर होने का मतलब ये है कि लड़की उनके घर में आती जाती होगी, सिंपल। जी सर, तो फिर सर आपने तो ये कैसे जाना सर? लड़की या वो लड़का उनके घर में आता जाता होगा। सर ये कैसे जाना सर? सेकंड हाउस परिवार है सर। 1 मिनट, इसी रिलेटेड क्वेश्चन है सर। अगर सर आपने बोला था कि दशा प्रॉमिस दिखाती है जी, तो भुक्ति भी दशा प्रॉमिस नहीं दिखाती है, कस्पल सबलॉर्ड सीएसएल प्रॉमिस दिखाता है। नहीं, वो दशा में काम होगा कि नहीं होगा, वो प्रॉमिस, वो दशा का प्रॉमिस मतलब भुक्ति तक दशा का कोई प्रॉमिस सिर्फ कस्पल सबलॉर्ड करते हैं। दशा लॉर्ड तो एक्टिवेशन करके घटना करवाता है, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर लॉर्ड। जी सर। सर एक मतलब कस्पल सबलॉर्ड का अगर एक्टिवेशन नहीं हुआ तो मतलब भले ही महादशा और दशा आ जाए तो वो इवेंट होके मतलब वो होगा नहीं और निकल जाएगी महादशा। सबलॉर्ड का एक्टिवेशन होता ही नहीं, एक्टिवेशन हाउस का होता है। हाँ मीन सॉरी सर, मतलब महादशा में आया और वो ऐसा कोई कनेक्शन नहीं हुआ तो महादशा अपना असर नहीं देगी ऑब्वियसली सर। वो कनेक्शन भुक्ति तक देखेंगे ना सर, दशा और वो प्रत्यंतर तक भी देखेंगे। वो तो सूक्ष्म में भी देखेंगे ना सर, सूक्ष्म अंतर में भी। अभी देखिए, सर ने बोला था कि जब हम तक ये प्रॉमिस थर्ड लेवल तक क्यों देखा जाता है? थर्ड लेवल तक कन्फर्मेशन है। अगर जन्म का समय सेकंड तक एक्यूरेट है तो फिर तो आप सूक्ष्म में भी देखेंगे और यहाँ पर सब लॉर्ड तक भी जाएंगे और उसके आगे भी जाएंगे। सर आपने तो अभी एक नई बात बता दी कि जब नाल बच्चे की काटते हैं उस वक्त को समय मतलब बच्चे का एग्जिस्टेंस जब से मतलब सेपरेट होता है, लेकिन ये तो एक्यूरेसी जब तक अपन नर्सिंग होम वालों को नहीं देंगे कि टाइम वो नोट करना है, तो मतलब ये सेकंड वाला तो मिनट वाला भी नहीं मेरे हिसाब से मैच करता होगा, डिफरेंस तो सभी में रहता होगा इसका मतलब। मिनट का बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन तो आप कर भी लोगे, आप सेकंड का तो कर ही नहीं पाओगे। हाँ ठीक बात है सर। नहीं और वैसे भी क्योंकि नाल काटने का समय तो डॉक्टर मतलब वो तो जब तक नर्सिंग होम वालों को ट्रेनिंग नहीं जाए आप ज्योतिषियों द्वारा कि साहब आपको जो पूछने का समय है वो ये बताना है, जब तक ये तो भाई उनके सर्जन को ट्रेनिंग नहीं है उस चीज की, तो उनके स्टाफ को कैसे ट्रेनिंग होगी? सही बात है सर, वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना तो टाइम में मिनट और देखिए उनका काम है, मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, मेडिकल काम सही तरीके से होना चाहिए, न माँ को खतरा होना चाहिए ना बच्चे को खतरा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो उनका अटेंशन फोकस ध्यान उसी तरफ रहता है। तो सर बेसिक बात यही हो गई ना, एस्ट्रोलॉजी में इनपुट बेस्ड एस्ट्रोलॉजी 3 चीजें में देनी होती है, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ। अब इसमें जो टाइम ऑफ बर्थ है उस पर क्वेश्चन मार्क हो गया तो वो एक्यूरेट नहीं है, इसीलिए जो प्रोडिक्शन में फर्क आते हैं वो इसीलिए आ जाते हैं टाइम समय के फर्क के हिसाब से, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में फर्क आ जाते हैं। तो दिस इज द रीजन व्हाई पीपल साइंस गलत नहीं है, गलत डेटा गलत है और उसको डायग्नोसिस करने वाला भी गलत हो सकता है। इनपुट हमारा गलत है क्योंकि समय का डायग्नोसिस करने वाला भी गलत हो सकता है। मैं सर कैन आई लीव सर? यस एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल? सर एक सवाल नहीं समझ में आया सर, आपने जो बताया था कि वो घर में आता जाता रहेगा, वो कैसे पहचाना लड़का या सेकंड हाउस? वो सेकंड हाउस से पहचाना, घर परिवार से। सेकंड शादी के वक्त कैसे पहचाना सर? दो तो यूं भी आ ही जाता है ना सर शादी के बाद। सॉरी, लड़का या लड़की एक दूसरे को पहले से जानते होंगे, घर में आते जाते होंगे, ये कैसे जाना वो नहीं समझा था। 5 इज रोमांस। ओके जी। 11th इज गेन ऑफ रोमांस, मतलब अफेयर होना, प्यार होना और अफेयर जमना, राइट? हाँ। सेकंड हाउस परिवार है। परिवार है, ओके।
सेकंड हाउस का कनेक्शन नहीं होता, सिर्फ 511 होता तो इट इज ओनली रोमांस। ओके सर इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि परिवार वालों ने एक्सेप्टेंस दे दिया इसीलिए ये दोनों मिलते हैं। नॉट नेसेसरी, घर वालों को मालूम ही नहीं होगा कि उनका अफेयर है। भाई मेरी फ्रेंड आई है, या वो बोलेगा मेरा फ्रेंड आया, तो क्या प्रॉब्लम है? होता है ना, वो तो नॉर्मल है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप जाइए। सर आपने कहा कि अगर फर्स्ट मैरिज है तो 7th हाउस इन्वॉल्व होगा, अगर किसी की सेकंड मैरिज है तो कौन सा हाउस होगा? वो एडवांस में आएगा। नहीं सर, आपने बताया था अभी, आप इनको मिस्टर गुरुदत्त जी को बता चुके हैं, बता दीजिएगा। गुरुदत्त जी आप बताइए, हमने बताया तो। सर आपने नहीं बताया, लेकिन मैं बताऊं अगर सही हो मेरा तो आप खाली कंफर्म करें। बोलिए बोलिए सर गुरुदत्त जी को बताने दो उनको, क्योंकि बोलिए, सर ने पेरीवाल भी बता रही है ना। अच्छा चलो, नहीं सर, आप खाली कंफर्म देना मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, शायद मैं गलत भी हूँ सर। 9th हाउस लेंगे सर बोल, उसका? यस रीजन बताइए 9th हाउस का। सर, ऐसे अपन बोलते हैं ना कि सेकंड बीवी को ऐसे बहन की तरह प्रेडिक्ट करते हैं अपन, ऐसा तो 7th की भाई या बहन, छोटा बहन 7th से 3rd हाउस ले लो तो 9th हो गया। 7 से 3rd जो है ना बढ़ाता है उसके, मतलब मल्टीपल करता है। 3rd हो, इसलिए 7th से 3rd मतलब 7th हाउस का छोटा भाई बहन, 7th से 3rd 9th हो गया। इसलिए मतलब सर वाइफ की मैंने छोटी बहन आप कहना चाहते हो, राइट? मतलब हाँ, अभी ऐसे वो वे में अपन बात करते हैं ना कि चलो। ट्रेडिशनल वे तो वैसे ही होता था ना जी सर, हाँ कि अगर उस दौर में वाइफ अगर एक्सपायर हो जाती थी, अंतकाल हो गया, और उसकी जी छोटी सर। बहन अगर बैठी है, तो उससे कर तो देते फिर हैं। हम, हाँ, नदिया के पार मूवी में था ये कॉन्सेप्ट। तो सर इट इज सेम लाइक वैदिक ओनली, वैदिक में भी तो ऐसे ही देखते हैं 7th 9th राइट। 11th लगन, यू नो, कंसेक्यूटिव। बच्चे कैसे देखते हैं? बच्चे कैसे देखते हैं? सर तो वो 5th 7th 9th, 5वां घर 5th 7th 9th। फर्स्ट चाइल्ड 5th, सेकंड चाइल्ड 7th एंड थर्ड चाइल्ड 9th। 4th चाइल्ड। सर सर मैं सही हूँ क्या? मैं सिर्फ मैं बोल रही हूँ, आप अरे कंफर्म फोर्थ चाइल्ड का तो बताओगे कि नहीं? वो 11th हो गया। सर और 11th हो गया ना सर। और 5th चाइल्ड। बहन है ना, थर्ड चलो फोर्थ सर, इतना तो होता नहीं नहीं, नहीं एक ना मिनट अभी एक मिनट, आजकल। 5th चाइल्ड भी होता है और वो फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। यस सर। ओके, जी सर। और कुछ? सर अब ये सर, लंबा हो जाएगा, अगर किसी का बीच में थर्ड मैरिज भी 11th हाउस आपको बता देते हैं, ठीक है? बोलिए। Yes. और सर अब जैसे किसी का फर्स्ट चाइल्ड हुआ, उसके बाद उनका चाइल्ड होके डेथ हो गई या अबॉर्शन हो गया, तो हम फिर सेकंड को 7th ही मानेंगे, सेकंड बर्थ लाइव को? सेकंड चाइल्ड को सेकंड को 7th हाउस से माना देखा जाएगा। नहीं, माय पॉइंट इज जैसे कभी कभी किसी का होता है ना, बच्चा 1-2 साल में डेथ हो गई, बीमार हो गया, सेकंड चाइल्ड, राइट। तो वो थर्ड टाइम करते हैं, थर्ड टाइम ट्राई करते हैं, थर्ड चाइल्ड का बर्थ हुआ, तो वो हम 7th से देखेंगे कि 9th से देखेंगे? आपको बताता, अगर ये मिसकैरेज होता है, मतलब बिफोर द बर्थ अगर वो मर जाता है, ओके उसकी डेथ हो जाती है, तो जी, इट कैन नॉट बी टेकन एज द फर्स्ट चाइल्ड, डिलीवरी हुई नहीं है, राइट, अम्बिलिकल कॉर्ड काटा नहीं गया ना, करेक्ट करेक्ट, उसका सेपरेट एंटिटी हुआ नहीं वो, राइट। तो पर फर्स्ट हाउस का काम, 5th हाउस का काम बाकी रहेगा। राइट, एक बार 5th हाउस यूज हो गया तो सेकंड टाइम के लिए फिर 7th, फिर थर्ड टाइम के लिए 9th। राइट, ओके सर, वेरी नाइसली एक्सप्लेन सर, आप बहुत अच्छा लॉजिक देके समझाते हैं। तो संडे को 2 बजे है ना सर बीटीआर क्लास? 2 बजे है ना सर? संडे को 2 बजे बीटीआर का वर्कशॉप है, तो एक घंटा आप होगा सभी सर? लोग, हाँ जी, 1 घंटा होगा सर? 1 घंटा तो चलेगा ही चलेगा। बीटीआर की किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए क्या? Yes, sir. बहुत जरूरी है वो तो। अरे 1 घंटा तो निकालो, आप लोग 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते, उसकी नहीं भी नहीं रिकॉर्डिंग सर, लोगे?
दो सर घंटा देखिए, आप जो चीज बताते हैं उस वक्त तो समझ में आती है सर, उसको बात को रिवाइव भी तो करना पड़ता है। सर आप 35 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो 35 साल में आपकी रियायत हम 5 दिन में कैसे समझ सकते हैं, समझाइए आप। हमको तो वी हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो पहले बेसिक को समझना है, उसके बाद उसकी अब प्रैक्टिस। हम आपसे 2 ही सवाल करेंगे अभी। हाँ बताएं सर। हमने जो 33-34 साल रिसर्च किया वो तो ठीक है, वो अपनी जगह पर है, हाँ लेकिन हम जो लॉजिक आपको उसके पीछे का समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हाँ सर। आपको हमारी बात शायद समझ में नहीं आती हो? नो प्रॉब्लम, लॉजिक तो समझ में आ रहा है कि नहीं? सर आ रहा है, पर इट विल टेक लिटिल टाइम नो सर टू अंडरस्टैंड होल कंसेप्ट, बिकॉज जो 10-10 20-20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी चूक जाते हैं, हम तो भी नो सके हैं ना सर, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। इसीलिए तो आपको एडवांस में लेके जाके सबलॉर्ड पे लेवल पे नहीं लेके गया, राहु केतु को मैंने बीच में ये नहीं किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। बेबी स्टेप्स तो करवा रहा हूँ आपसे, और क्या करवाऊं? बात बराबर है सर, लेकिन हाँ इसमें भी हमको समय तो चाहिए ना थोड़ा सा एडजस्ट होने के लिए। तो अभी आपके पास 2 दिन है पूरा प्रैक्टिस करने के लिए, आप बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, आपके खुद के चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, घर वालों के चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको समझ में आने लगे कि अभी तक जो सिखाया है वो आपको कितना समझ में आया। बाकी फिर मंडे को हम दोबारा ये सब चीजों पे आएंगे कि जो समझ में नहीं आया ना उसको क्लियर करके फिर हम एडवांस में जाएंगे, हाँ वो ताकि जरूरी है आप सर। लोग बिना कंफ्यूज हुए आप लोग आगे समझ सको। ठीक है राइट सर। सर। राइट सर। करेक्ट है? एनी अदर क्वेश्चन? सर अब बीटीआर क्वेश्चन अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कि इसी में हमारे को मैसेज मिल जाएगा? आपको इसी में आ जाएगा। ओके सर। मेरे ख्याल से इट इज बेटर कि मैं ईमेल में भेजूं, क्योंकि क्या होता है ना, कई लोगों हाँ से ये मेल अच्छा गलती है। होती है कि आप कई लोग बिना ईमेल का ये डाले लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन मैसेज ही अगर आपके मेल में होगा तो आप मेल में ऑलरेडी लॉगिन है, वहां से आप लॉगिन करोगे तो डायरेक्ट आप जूम में आ जाओगे ऑथोराइज्ड वे में। राइट सर, परफेक्ट। राइट, तो किसी को कोई हर्डल्स नहीं आएगा, डायरेक्ट आप वहां लॉगिन हो जाओगे। तो ये जो मेरे ख्याल से अपने एक थे शिव कुमार जी, इनको जो 2-2 3-3 बार प्रॉब्लम आया है, या 2-2 3-3 दिन, तो हाँ वो जी। आपका सबका खत्म हो रहा है उस वजह से, ईमेल की वजह से। क्यों शिव कुमार जी, एम आई राइट? शिव Right, कुमार sir. You are जी, right. You are right, sir. यस, बोलिए। एनी अदर क्वेश्चन? लास्ट कॉल। सर एडवांस में पहुंचने के पहले जैसे आज एक प्रैक्टिकल हॉरोस्कोप पे ये प्रेडिक्शन आपने सिखाया, तो सर ऐसे और अभी मिलेंगे ना सीखने के लिए, ताकि हम एडवांस सर हमने कोई प्रैक्टिकल हॉरोस्कोप पे हमने नहीं सिखाया, ये तो अपने खुद के क्लास के ये थे, कहाँ गए, निकुंज बगरिया जी। निकुंज बगारिया जी, उन्होंने ही आपको सिखाया है। मतलब हॉरोस्कोप तो उन्हीं का था ना, घटना तो सही। उन्होंने दी। हम देखिए कैसा है ना, एक सिंपल लॉजिक हम आपको बताते हैं, हमें कुछ नहीं, हमारे पास तो ढेरों चार्ट पड़े हुए, हम तो लगा देंगे, लेकिन आप ही में से जब कोई उठ के आता है कि भाई ये घटना हमारे पड़ोसी के साथ हुई है, मेरे रिश्तेदार के साथ हुई, ये चार्ट है, तो आपको उसके ऊपर ज्यादा समझ में आती है बात। इट इज अ बेस्ट चार्ट फॉर मी ऑल्सो, राइट? फर्स्ट टाइम। तो ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है सामने, आप ही के सामने, और आपको भी सामने आती है, तो इट इज ऑलवेज बेटर। बाकी हमारे पास है, किसी के पास नहीं होगा तो हम दिखाएंगे। सर अपने सर मेरे कुंडली से पास है, जान मेरे सकते हैं पास कि है, हम अगर अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं कि नहीं? कुंडली के जरिए जान सकते हैं अपने अपने। बिल्कुल, कुंडली से आपके हर चीज जानी जा सकती है, आपका गुरुदत्त 8th जी। हाउस एक्टिव हो, 9th हाउस एक्टिव हो, केतु का इन्वॉल्वमेंट हो, जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट हो, तो आप बन जाओगे अच्छे ज्योतिष। वैसे ये सवाल किसका था, कौन पूछ रहा था ये? गुरुदत्त जी ने पूछा सर। गुरुदत्त जी, आपसे फीस ज्यादा लेनी पड़ेगी। क्यों सर? मैंने कुछ गलत पूछा सर? अरे मजाक कर रहे हैं। ले लीजिए। हाँ, ओके, एनीथिंग एल्स? नहीं, चलिए तो फिर लोगों के प्रश्न थोड़ी खत्म हो 11 बज चुके हैं हमारे ख्याल से, 9:15 के आसपास हमने शुरू किया था, तो अब 11 बज चुके हैं। तो हाँ, संडे को, रविवार को है 19 तारीख, दोपहर के 2 बजे हमारा बीटीआर का वर्कशॉप रहेगा। आप सभी लोगों को ईमेल में उसका इनविटेशन आ जाएगा, और उसका एग्जैक्ट टाइम और डिटेल्स आपको कल ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। और अगर फिलहाल कोई भी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं कोई चार्ट एनालाइज करते हुए, तो आप उसे लिख करके रख सकते हैं, ताकि सवाल आप भूल न जाएं, ताकि सोमवार को आप वो याद से ध्यान से पूछ सके। ऑलराइट?
यस सर। तो फिर रविवार को मुलाकात होती है दोपहर के 2 बजे। आप जी सभी सर, लोगों थैंक यू ने सर। आप सभी लोगों ने अच्छे से ये हफ्ते में पढ़ाई की, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप इसी आपने तरह भी सर से बहुत अच्छी क्लास ली, आगे मतलब बढ़ते इतना रहेंगे, कोई पूछता नहीं ये है, हमारी उम्मीद आपने है। खुद ही सब लोगों से पूछ करके सर थैंक यू हमको सक्सेस आपको करा सर। दिया। सर थैंक यू आपको, आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, दिमाग में बात बैठती है। हमारा कर्तव्य है, जी सर। राइट। यस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। प्रणाम सर, सर। जय श्री राम। प्रणाम जय प्रणाम। श्री राम सर, जय श्री राम।